नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन जीत रहा है किस सीट पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना सीट बड़ी चर्चाओं में है। वहां की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की इकरा हसन का अपना एक जलवा है। सामने मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी हैं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी ने राणा जी को, श्रीपाल राणा को खड़ा किया है, चुनाव को तिकोना बनाया है। कैराना के इस लोकसभा सीट पर 2024 का चुनाव कौन जीतेगा, आज इस पर विचार करने के लिए हमने बहुत बुद्धिमान लोगों को बुलाया है जो इसी क्षेत्र के हैं, इसी क्षेत्र की रग रग से वाकिफ हैं। इन सबसे मैं चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं न्यूज 80 के एडिटर इन चीफ राहुल राणा, दैनिक जागरण में अंग्रेजी के वरिष्ठ पत्रकार और शामली के मूल निवासी अभिषेक सिंह स्योरान, और शामली में बहुत लंबे समय से दैनिक जनवाणी के इंचार्ज और बड़े वरिष्ठ पत्रकार, 3 दशक से लंबे समय पत्रकारिता में काम कर चुके राजपाल पारबाजी। इन तीनों का अतिथियों का रॉयल ब्रिटेन के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं अभिषेक सिंह स्योरान से। अभिषेक अंग्रेजी के पत्रकार होने के साथ साथ बहुत अच्छे डाटा एनालिस्ट भी हैं। अभिषेक जी, आपकी नजर में क्या है, शामली में कितनी वोट पड़ी, क्या स्थिति है, क्या अब तक, चूंकि बूथ की सूची भी आपके पास है, क्या लग रहा है क्या होगा शामली में कैराना लोकसभा सीट पर? अभिषेक जी। देखिए अनिल जी, एक लंबे वक्त तक आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने एक साथ राजनीति की। पिछले कुछ अरसे से हमने उनको साथ में काम करते देखा, लेकिन जिस वक्त एकदम से एब्रप्टली आरएलडी समाजवादी पार्टी को छोड़कर एनडीए में शामिल हुई, उस वक्त सेफोलॉजिस्ट, राजनीति को समझने वाले ज़्यादातर लोग कहने लगे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका इतना बेनिफिट होगा, खासकर कैराना और मुजफ्फरनगर सीट पर इतना बेनिफिट होगा कि एनडीए इन दोनों सीटों को 10 या 11 बजे तक जीत जाएगी। लेकिन जिस तरह से चुनावी घटनाक्रम हुआ, आज की स्थिति में हम और आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल अप्रत्याशित चीजें हैं। बिल्कुल नेक एंड नेक फाइट इन दोनों सीटों पर दिख रहे हैं। खासकर कैराना सीट की हम बात करें, बिल्कुल नेक एंड नेक फाइट है। इवन थोड़ा सा मार्जिन समाजवादी पार्टी को है। राजनीति को समझने वाले लोग इसी बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक क्लोज कॉन्टेस्ट। अभिषेक जी, आपने अभी शुरुआत में अपने में कहा कि जब आरएलडी और बीजेपी जब एक मिल गए, बड़ा ह्यूज गठबंधन हो गया, एनडीए बड़ा मजबूत हो गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को आरएलडी के साथ मिलकर ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में ताकतवर माना जाता था। आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब आरएलडी हटकर एनडीए में चला गया तो चुनाव एक तरफा लगना चाहिए था, पर आपने कहा कि चुनाव कांटे का हो गया है कैराना सीट पर, और वहां भी समाजवादी पार्टी की इकरा हसन एज पर है, तो उसको जरा विस्तार से बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते। बिल्कुल सर, मैं पॉइंट वाइज आपको सभी कारण बताऊंगा किस वजह से ये चीजें हैं और किस वजह से ग्राउंड पे ये चीजें दिख रही है। देखिए, सबसे पहले अगर हम पोलिंग की बात करें, तमाम अक्रॉस द कंस्टिट्यूएंसी अगर हम बात करें, जो पोलिंग परसेंटेज है, जहां पर पोलिंग हुई, जो बूथ माइनॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेट कर रही थी, वहां पर कंपेयर टू द अदर साइड वहां पर ज्यादा वोटिंग हुई, वहां पर बड़ी भारी मात्रा में वोटिंग हुई और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। जबकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो इस चुनाव में काफी रिलक्टेंट दिखा, उस जोश के साथ, उस उत्साह के साथ वोटिंग नहीं हुई। क्योंकि इससे पहले हमने काफी चुनाव देखे, 2019 के चुनाव में हमने देखा किस तरह से ग्राउंड पे काम किया। खासकर आप याद करिए 2018 के उपचुनाव में किस तरह से जयंत चौधरी ने मेहनत की, और यही जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, इनकी मां वहां से चुनाव लड़ रही थी गठबंधन से, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन से लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी का सिंबल उनके पास था, बड़ा एक क्लोज कॉन्टेस्ट में वो वहां से जीती थी, 30-35 हजार के करीब सीटों से जीती थी। सबसे पहला कारण तो यही है कि माइनॉरिटी डोमिनेटिंग बूथ पर ज्यादा मतदान हुआ। दूसरा बड़ा कारण है, आरएलडी का वोटर इस बार रिलक्टेंट दिखा, इस बार उतना उत्साहित नहीं था। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जयंत चौधरी ने लंबे समय से विपक्ष की राजनीति की, पिछले 10 साल से वो एनडीए से, अगर बात करें, बीजेपी से अलग हैं। ऐसे में एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया, ओवर द टाइम एक नैरेटिव बिल्ड किया कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है,
हमारे 700 के करीब किसानों की शहादत हुई फार्मर्स लॉ के समय पे। उसके बाद किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं दिया गया, गन्ने का पेमेंट समय से नहीं हुआ। इन तमाम चीजों पे ओवर द टाइम एक नैरेटिव बिल्ड करते हुए आरएलटी चली, लेकिन एकदम से एब्रप्टली एक सुबह जयंत चौधरी उठते हैं और कहते हैं कि सब चीजों को भूल जाइए, और हमारी टेंडेंसी है किसानों की कि हम चीजों को माफ कर देते हैं। ऐसे में मैं व्यक्तिगत तौर पर ये चीजें मैंने खुद ऑब्जर्व की। इवन मैंने आरएलटी के, आप वोटर की तो छोड़ दीजिए, जो पार्टी में जिस पे पद है यहाँ पे, उन लोगों ने भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में कैंपेनिंग की, क्योंकि ओवर द टाइम बहुत लंबे समय तक वो लोग साथ रहे। तमाम उन्होंने विधानसभा चुनाव साथ लड़ा, एक दूसरे का साथ दिया, और ऐसे में एकदम से इस एब्रप्ट मूव को आरएलटी का कोर वोटर समझ नहीं पाया और उतने जोश के साथ मतदान में नहीं उतरा। अगला अभिषेक जी, आपकी बात में आगे बढ़ाऊं, आप ही किसी की बात पर पहले मैं राहुल राणा को भी इसमें चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। राहुल जी, इन्होंने बिल्कुल अभिषेक ने बहुत तार्किक बात की है कि 10 साल से आप जो विरोध का स्वर रख रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेर रहे थे, आप लोगों ने कवरेज किया। तीनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, तीनों ने कवरेज किया। 214 करोड़ का शामली शुगर मिल का भुगतान था, जिसके लिए आंदोलन में जयंत जी भी आए थे। जब आप लोगों ने, हमने पूछा था जयंत जी से कि क्या आप एनडीए में जाएंगे, तो उन्होंने कहा था मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा। पर अब चवन्नी पलटी। क्या इसका प्रतिक्रिया स्वरूप, जो जैसा अभिषेक कह रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि कैराना में आरएलडी के गठबंधन के बाद आरएलडी के समर्थकों को, आरएलडी के कार्यकर्ताओं को कुछ असहजता हुई? आपने बड़ा वाजिब सवाल अनिल जी उठाया है, और मैं चर्चा राष्ट्रीय लोकदल के इसी सवाल से जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ शामली और कैराना इलाका, यानी बागपत की बात कर ले या मुजफ्फरनगर की बात कर ले, लेकिन यहाँ 3 से 4 जो जिले हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का अपना अहम, यहाँ पर उनकी अहमियत अलग है दूसरे जिलों के मुताबिक देखें तो। मैं इसको ऐसे समझता हूं, क्योंकि यहाँ जब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गई, तो उनको सीधे तौर पर फाइट से बाहर हो जाना चाहिए था, यानी एनडीए को एक तरफा जो है वो चुनाव में बढ़त मिलनी चाहिए थी। लेकिन एनडीए के सामने कोई चुनाव ही नहीं था, फिर एनडीए के सामने कोई चुनाव ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जो चुनाव यहां होता हुआ दिखाई दिया, वो बहुत, जिस तरह से अभिषेक बता रहे हैं, बहुत फाइट का चुनाव हुआ। वो फाइट का चुनाव कैसे हुआ, देखिए मैं आपको थोड़ा सा सुबह से लेकर शाम तक की स्थिति को समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि 17 लाख से के आसपास यहाँ पर वोटर है, और यहाँ करीब 61.87% वोट यहाँ पर पड़ा, यानी 10,75,000 के आसपास यहाँ पर वोट पड़ा। और जो वोट प्रतिशत है वो पिछले 2019 के लिहाज से देखें तो करीब जो है वो 6 से 7%, मुझे अगर याद आ रहा है, अगर मैं सही हूं तो 6 से 7% वोट यहाँ पर कम पड़ा है। तो उसका सीधा सीधा आप ये मान सकते हैं कि गर्मी, लू, वो तमाम चीजें आप मान सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चीज हमें समझ में आ रही है कि चुनाव आखिर किसके पक्ष में, किसका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सुबह जब वोटिंग की शुरुआत हुई तो यहाँ पर मतदाताओं के अंदर उत्साह दिखाई दिया। लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए जो है मुस्लिम इलाकों में खासकर आप देखेंगे, मुस्लिम बूथों पर अगर आप देखें तो सुबह से लाइनें लगनी शुरू हो गई। जो किसान थे वो खेतों की तरफ भी गए और उन्होंने ये समझा कि शाम के समय वोट डालने जाएंगे। उसका एक कारण था उत्साह कम होना। उत्साह कम इसलिए भी था क्योंकि जयंत चौधरी से के इस फैसले से कुछ लोग नाराज भी थे। कुछ लोगों को यह लग रहा था कि अब हम उस कैंडिडेट को कैसे वोट दें जिसका वो लगातार विरोध करते रहे थे। किसानों की शहादत की बात कर ले, गन्ने भुगतान की बात कर ले, जैसे आपने मुद्दा भी उठाया, तो ये तमाम मुद्दे लोगों के जहन में है। और बात रोजगार की भी है, क्योंकि बात हमारे वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो यहाँ जो लड़ाई है वो कार्यकर्ताओं के बीच गांव स्तर पर भी है, प्रधानी स्तर पर भी है। बड़े स्तर पर गठबंधन जरूर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव स्तर पर आज भी वो 2 पार्टियां आपको नजर आएगी जहां राष्ट्रीय लोकदल के लोगों के नाम से उसको पहचाना जाएगा, दूसरी पार्टी बीजेपी के नाम से पहचाना जाएगा। तो वो आज भी जो है भले ही गठबंधन में एक जगह आ गए हो, लेकिन आपने ये तस्वीर चुनाव के समय जरूर देखी होगी कि यहाँ जयंत चौधरी जिंदाबाद की नारे करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को कोई समस्या नहीं, लेकिन मोदी जिंदाबाद के नारे करने में उन्हें फरेज था।
और कुछ लोग जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को सत्ता का लाभ लेना है, वो लोग खुलकर जरूर सामने आए। लेकिन चलिए मैं अपने मूल सवाल पर, जब आपके सवाल के जवाब पर आता हूं कि वोट प्रतिशत आखिर पड़ा कैसे, कम कहां हो रहा है। जो उत्साह कम था, वो उत्साह धीरे धीरे जो है वो 1 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत हुआ उसमें जो मुस्लिम बूथ थे उनमें बड़ी संख्या में वोट हुआ। और कहीं ना कहीं जब 1 बजे तक ये मैसेज जाने लगा कि कैराना में इकरा हसन को जो है काफी अच्छा वोट यहाँ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सीधे तौर पर देखिए, कैराना में इकरा हसन को आप ये नहीं कह सकते कि उनको मुस्लिमों का वोट पड़ा है, उनको हिंदुओं का भी काफी अच्छी स्थिति में वोट यहाँ पर पड़ा इस बार का चुनाव, राहुल आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। इस बार का चुनाव में सबसे बड़ी चीज है, पिछले 2 चुनाव से अलग हटकर इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम पर नहीं था, जाति पर आधारित चुनाव था, कैंडिडेट पर आधारित चुनाव था। वहां कैराना में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी प्रतिक्रिया भी चुनाव में दिखाई दी है। मैं राजपाल जी को भी चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। राजपाल पारवा जी, राजपाल जी, आपने बसपा के भी कैडर को देखा है, आपने बसपा का भी देखा। इस बार बसपा भी मजबूती से लड़ी। बसपा को भाजपा की बी टीम कहा जाता था, लेकिन इस बार बसपा के टिकट का बंटवारा भी ऐसा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बना है। आपको क्या लगता है कि जो दोनों साथियों ने कहा है कि बसपा का कैंडिडेट आना, एक तरफा हिंदू मुस्लिम ना होना, जातियों के आधार पर चुनाव होना, इस चुनाव को किस मोड़ की तरफ लेके जा रहा है? राजपाल जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कुछ आंकड़े दुरुस्त करना चाहूंगा राहुल राणा जी के। जो कैराना लोकसभा सीट पर इस बार जो मतदाता थे वो 17,19,011 थे। जो 19 अप्रैल को मतदान हुआ उसके अनुसार जो शाम तक जो मत प्रतिशत के आंकड़े आए वो 61.17 थे, वो परसेंट मतदान हुआ था। लेकिन अगले दिन 20 अप्रैल को जब स्क्रूटनी कंप्लीट होगी तो प्रशासन की ओर से जो सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक थे उनके अनुसार 62.46% मतदान हुआ। यह मतदान 2019 के मुकाबले लगभग 5% कम हुआ था। 2019 में 67.45% मतदान हुआ था। और मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बता दूं, 2019 में जो कुल वोटिंग वोट पड़े थे वो 11,24,000 कुछ समथिंग पड़े थे। इस बार जो वोट पड़े हैं वो 10,73,000 कुछ पड़े हैं। तो यहाँ जो 2019 के मुकाबले 2024 में जो वोटिंग कम हुई है वो 50,000 कुछ वोटिंग कम पड़े हैं इस बार। जबकि इस बार जो 2024 में जो मतदाता बढ़े थे वो 57,000 मतदाता बढ़े, 57,000 कुछ। तो हम देखेंगे इनमें 57,000 में 22,000 मतदाता वो थे जो युवा थे, पहली बार जो बूथ पर गए थे, जिनमें महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा था और अग्निवीर को मुद्दा लेता, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। राजपाल जी, पिछले चुनाव में हमने देखा कि महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर मुद्दे नहीं बन पाए थे। 2022 के चुनाव में उम्मीद थी कि ये मुद्दे बनेंगे। क्या इस बार के चुनाव में अग्निवीर, महंगाई, गन्ना भुगतान मुद्दे बने हैं? मैं बिल्कुल श्योर हूं। मेरी युवाओं से बात हुई है, लाख गांव है गठवाला खाप का, लिसाड़ है। मैं उन लड़कों के नाम भी बता दूंगा। वहां पढ़ना मुझे एक लड़का मिला, पहली बार वोट डालने गया था। उसने कहा मैं 6 महीने देहरादून एयरफोर्स एकेडमी में, मतलब वहां पे मैंने ट्रेनिंग कोचिंग की है और कोचिंग के बाद फिर मैं वापस आ गया हूं। लेकिन इसी बीच जो ये अग्निवीर आ गई, उसके बाद मैंने पुलिस की तैयारी की तो ये पेपर लीक हो गए। इसी के अलावा और वहां 2 लड़के थे, उनका भी यही कहना था, जो पुलिस की एसआई की तैयारी कर रहे थे या कांस्टेबल की, तो उनमें भी यही रोष था। दूसरा, लिसाड़ जो गठवाला खाप के चौधरी है बाबा राजेंद्र मल्लिक जी, उनका वो गांव है, तो गठवाला खाप के चौधरी का गांव है, वहां के युवाओं में भी यही रोष था। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वहां तो युवाओं ने, एक युवा ने तो मुझे यहां तक कहा कि घर में 5 वोट है, सिर्फ 5 में जो है 2 वोट जो है जाएंगी भाजपा को, 3 जो है वो सपा को जाएंगी, मेरी भी जो है सपा को जाएगी। तो यहां तक होता। और मैं आपको राजपाल जी, हमने भी, हमारी टीम जब क्षेत्र में घूमी तो उसने भी बहुत जगह महसूस किया, जो आरएलडी का वोटर था, जो भाजपा से नाराज चल रहा था, वो भाजपा के प्रत्याशी को, भाजपा को गरिया भी रहा था, लेकिन आखिर में कह रहा था कि जैन जी के नाम से हम एनडीए को वोट करेंगे। कितना प्रभाव रहा होगा, कितना रहा होगा?
मैं यहाँ आपको बता दूं, जैन जी ने जो, मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा, वो सबसे पहली रैली काबड़ोत में की थी जो शामली जिले में है। वो जून का महीना था और उसी में उन्होंने ये कहा था कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा, और वो चवन्नी पलट गई। उसका असर जो युवा उस समय रैली में मौजूद थे और वो फिर जब पोलिंग बूथ पे गए तो उन्हें वो चीज याद आ रही थी। यहाँ तक कुछ युवाओं ने कहा कि जैन फायदा जो हुआ होगा इस गठबंधन से वो जैन जी को हुआ होगा, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी तो कोई नौकरी नहीं लगी, हमारी उम्र बीती जा रही है। तो इसमें जो है मुझे नहीं लगता कि वो उतना बड़ा फायदा हुआ तो 50+ जो वोटर था उसने जरूर, क्या नाम है, मतलब जो है इस गठबंधन के नाते जो है वो भाजपा को वोट दिया है। लेकिन उससे जो युवा है 18 से 29 तक का, मुझे नहीं लगता कि उसने जो है भाजपा के फेवर में मतदान किया हो, खासकर जो है जाट मतदाता। राजपाल जी, दलित मतदाताओं का रुझान, ठाकुर मतदाताओं का कैराना लोकसभा में क्या रुझान रहा है? देखो, मैं बता दूं आपको, जो राजपूत समाज का सम्राट मीर भोज प्रकरण रहा हो या पुरुषोत्तम रूपाला प्रकरण रहा हो, इनको लेकर जो सबसे पहली महापंचायत हुई थी वो कैराना लोकसभा की नानोता में ही हुई थी। और वहीं से एक हुंकार जो है राजपूतों ने जो है वो भाजपा के खिलाफ गई थी। उन्होंने साफ कहा था हम योगी जी के खिलाफ नहीं है और मोदी जी हमें माफ कर दो इस बार। तो जो युवा राजपूत मतदाता था वो कम से कम जो अधिकांश पढ़ा वो भाजपा के एंटी पढ़ा है, और जो सपा को वोट नहीं देना चाहता था वो बूथ पर गया नहीं। तो मतदान का कम प्रतिशत होने का ये भी एक बड़ा कारण है। पोलिंग परसेंटेज कुछ ने डाउन सपा को गया है, किया तो सपा को किया है। दलित मतदाताओं का रुझान क्या रहा है? पोलिंग परसेंटेज राजपाल जी, दलित मतदाताओं का दलित मतदाताओं का जी, हाँ जी, दलित मतदाताओं के बारे में बताएं। जो राजपाल जी, कैडर वोट बैंक है, मैं आपको बता, हाँ, दलित मतदाताओं की बात कर रहा हूँ। जो बसपा का कोर वोटर है जो 40+ है, वो उसमें से अधिकांश जो है वो बसपा को गया है कि भाई हमारी बहन जी है, चाहे वो हम उनका प्रत्याशी जीते या हारे तो हमें बसपा को वोट देना है। लेकिन जो यूथ था, एजुकेटेड था, जो पढ़ा लिखा जो था, जो रोजगार की तलाश में भटक रहा है, वो जो है वहां बसपा पर नहीं गया, ये श्योर है। जो वो किस पर उसका रुझान, वो उसका मेरा भी अपना वो अधिकांश गया है जो सपा पे गया है। मैं अभिषेक को इस चर्चा में शामिल करूं। अभिषेक, आप जो डाटा देख रहे होंगे और जो राजपाल जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि दलित समाज का युवा सपा की तरफ जाता है तो ये एक नया चेंज होगा उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में। माना जाता है कि दलित बहन जी के साथ जाता है, आप राहुल भी सहमत होंगे, दलित सजा तो बहन जी के साथ जाता है और बहन जी के साथ नहीं होगा तो कमल का फूल उसकी सेकंड चॉइस थी। इस बार क्या महंगाई के लिए, क्या बेरोजगारी के नाम पर, या एक नई चर्चा चल रही है संविधान बदलने की खतरे के नाम पर, क्या ऐसा है कि दलित मतदाताओं के यूथ ने समाजवादी पार्टी को वोट किया होगा? अभिषेक, देखिए दलित समुदाय बाय एंड लार्ज तो बसपा के साथ ही जाता है, कोई भी कंडीशन हो। हमने 2019 चुनाव में देखा किस तरह से गठबंधन हुआ था, वहां पर आरएलडी भी साथ में थी, समाजवादी साथ में थी, बसपा साथ में थी। वहां पर जहां पर बीएसपी का कैंडिडेट था वहां पर उस समय बसपा को वोट दिया, और जहां पर बसपा का निशान नहीं था वहां पर तमाम वोट बीजेपी पर शिफ्ट हो गए। मैं इस बात को बहुत सही नहीं मानता कि बड़ी मात्रा में दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया हो। जो बसपा का कोर वोट था वो बसपा के पास गया, और उसके अलावा जो वोट गया वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास ट्रांसफर हुआ। उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आज के वक्त समस्या फेस कर रहा है वो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा कर रहा है। आप देखिए, अब दलित समुदाय की बात करें, काफी योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं, वो फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से एक हाउसिंग स्कीम चली है, उसमें घर भी मिले हैं। क्या अभिषेक इस बार के चुनाव में फ्री राशन का मुद्दा था? बाकी दोनों पैनलिस्ट भी बताएंगे कि इस बार जो टीम हमारी घूम रही थी वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए योगी जी की तो तारीफ कर रही थी, लेकिन फ्री राशन, आयुष्मान कार्ड शायद इस बार चर्चाओं में उतना नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे तो महिलाएं जरूर कह रही थी, लेकिन इस बार फ्री राशन नहीं था, महंगाई के मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर के मुद्दे उनके चर्चा में जरूर थे।
बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा, मैं आप सिर्फ कैराना सीट की मत बात करिए, बेरोजगारी का सभी मुद्दा जगह तो था, नेशनल लेवल पे था। और इसको भुनाने के लिए मैं आपको बताऊं, आप एक बार कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र उठा के देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने 30,000 नौकरियों की लिस्ट दी है, जिसमें विभाग के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया है, नोटिफिकेशन की डेट दी है, उसके आगे एग्जाम की डेट दी है, और उसके आगे जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसकी डेट दी है। इसको इतने बड़े स्तर पर भुनाने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की थी। लेकिन मोदी जी अगर ने पहली बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को इतनी चर्चा में ला दिया कि आप जैसे नौजवान ने भी पहली बार मैनिफेस्टो शायद पढ़ा होगा किसी राजनीतिक दल का। आप एक बात समझिए, आप पहले, अब वोटिंग से पहले आचार संहिता के समय काफी बहुत फर्विडली, बहुत एग्रेसिवली मोदी जी कैंपेन कर रहे थे, कहीं कोई कंटेंशियस इश्यू नहीं था। लेकिन पहले चरण के बाद, ग्राउंड रियलिटी भापने के बाद, वहां पर मुसलमानों का मुद्दा भी आ गया, वहां पर इनहेरिटेंस टैक्स का भी मुद्दा आ गया, सारे कंटेंशियस इश्यूज पहले फेज के बाद, उसको भापने के बाद मोदी जी तमाम कंट्रोवर्शियल चीज लेके आ जाते हैं। वो कभी इतनी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की चर्चा नहीं करते। आज उनकी 45 मिनट किसी रैली में वो बोलते हैं, उसमें से 40 मिनट वो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की बात करते हैं कि ये मुसलमानों को दे देंगे, और वो भी बिल्कुल कहीं पर उसके आसपास भी मैनिफेस्टो में उसका मेंशन नहीं है, जिस तरह से वो उस मुद्दे को उठाते हैं। जिस तरह से मैंने फ्री राशन और उसकी बात की, मैंने स्पेसिफिकली दलित कम्युनिटी की बात की। वो वोटर आज भी, देखिए आप उसको अगर समझिए, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी देखिए, आप तमाम चीजों को अगर देख के स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उस कम्युनिटी की सोच अभी उस स्तर पर नहीं आई है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें ये हमारे मुद्दे हैं। उन्हें फ्री राशन मिल रहा है, उन्हें घर मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से संतुष्ट है। लेकिन मिडिल क्लास कितने प्रतिशत में, अभिषेक आप कितने प्रतिशत में मानते हैं कि दलितों की वोट भाजपा के, बसपा का चूंकि कैंडिडेट था, हाथी वहां मौजूद था, हाथी को देखने के बाद भी कितने प्रतिशत आपको लगता है कि वोटर अलग गया होगा, चाहे वो भाजपा में गया हो? देखिए राजपाल जी की बात एक बिल्कुल सही है, वही 40 से ऊपर का। क्योंकि आप अगर आरएलडी की भी बात करें, जब शुरुआत हुई थी 2014 में, आरएलडी के सभी जो वरिष्ठ बड़े लोग थे, जिन्होंने कभी चौधरी चरण सिंह के समय को देखा है, उन्होंने आरएलडी को वोट दिया उस वक्त भी। लेकिन बच्चे सब उनके परिवार के, एक परिवार में से ऐसा हुआ कि 5 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 5 लोगों ने आरएलडी को। तो इसी तरह से इस चुनाव में हुआ। जो बीएसपी का कोर वोटर था, जिन्हें सिर्फ मायावती दिखती है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी लोग यही कहते थे, बड़े लोग, बड़े बूढ़े यही कहते थे कि रात को सपने में चौधरी चरण सिंह आ गए और हम तो आरएलडी को ही वोट देंगे। इस बार क्या उल्टा हुआ कि बुढ़ों को सपने में नहीं आए, नौजवानों को आ गए? देखिए बिल्कुल समझ नहीं, नौजवानों को तो मैं आपको बता दिया, नौजवान तो कंफ्यूजन की स्थिति में थे कि एक बेस बनाया, हमें 10 साल से बोल रहे हैं कि ये आपको नौकरी नहीं देंगे, आपकी नौकरी खा गए, इन्होंने किसान बर्बाद कर दिया, और एकदम से इन्होंने आगे कह दिया कि सब भूल जाओ, आगे बढ़ो, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और आज तक भी जयंत चौधरी जी का किसी बात पे स्टैंड क्लियर नहीं है। उनसे किसी भी बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं हो जाएगा, चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वो इस तरह से आज भी उतना एग्रेसिवली उन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह से पता नहीं कैसे किस तरह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। राहुल जी जो अभिषेक कह रहे हैं, क्या कंफ्यूजन में है इस बार का जो आरएलडी का मतदाता है, पूरे क्षेत्र में कंफ्यूजन में रहा है कि जयंत जी का जो स्टैंड है उसको समझ नहीं पा रहा अब तक? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट में यहाँ चुनाव हुआ। 1 बजे से पहले, जो 3 बजे से पहले जो चुनाव हुआ, वो एक अलग वे में चुनाव गया, और जो 3 बजे का जो बाद का चुनाव हुआ, वहां चुनाव में बड़ा परिवर्तन हुआ। 3 बजे से पहले जो यहाँ कहीं ना कहीं इकरा हसन को हम अपर मान रहे थे, वो 3 बजे के बाद कहीं वो वोटर निकला जो जयंत चौधरी से नाराज भी था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये समझ 3 बजे के बाद वो चीजें दिखाई दी। वो वोटर खेत से भी आ गया था, गेहूं कटाई की काम खेत के वो आए, और वो लोग आए। और जैसे आपने सवाल किया कि जो नाराज है, जो जयंत चौधरी के फैसले से नाराज था, ये बात सही है कि जयंत चौधरी के फैसले से लोग नाराज थे। वो लोग यहाँ कहीं ना कहीं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो बहुत कम गया होगा। उनमें से जो अधिकांश वोट है जो नाराज था, तो वो वोट डालने का उसके अंदर उत्साह नहीं था, और वो वोट डालने नहीं गया, जिसका मत प्रतिशत में असर हम आप देख सकते हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक जो चीज कैलकुलेशन में थोड़ा समझाना चाहता हूं यहाँ दर्शकों को, देखिए इस बार का जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम को लेकर बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार का जो चुनाव हुआ वो जातिगत आंकड़ों के हिसाब से हुआ। अगर हम बात कैराना सीट की कर रहे हैं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं
जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं या दर्शकों के जी सामने, जी बताएं वो ऑथेंटिक, वो आप उसको मान सकते हैं लमसम आंकड़े, उसके आसपास से जो है वो चीजें आपको नजर आएगी। करीब 17 लाख के आसपास चुनाव परिणाम के बारे में राहुल जी अगर आप है तो इसके अगले चरण में आप ये स्पष्ट पूछेंगे, इस बार तो मोटी चर्चा करें, अगले चरण में पूछेंगे कि चुनाव में किसकी जीत के आंकड़े क्या है। इसे अभी रोक के रखिए, लास्ट में वीडियो में इसको करेंगे, अगर ये बता दिया फिर दर्शक देखेंगे क्या। राजपाल जी, जो राहुल जी ने भी कहा है, आप इससे सहमत हैं कि क्या 3 बजे के बाद जो आरएलडी का वोटर था वो गया है, और वो गया है तो क्या उसे इकरा जीतती हुई को मदद करने गया है, या वो इकरा जीत ना जाए इसके खिलाफ मतदान करने गया है, आरएलडी के लिए मतदान करने गया? क्या लगता है आपको, आपका आकलन क्या है राजपाल जी? देखो, बहुत मैं क्लियर बता दूं आपको कि गुज्जर बेल्ट से लेके गठवाला और गठवाला से बत्तीसा खाप और जो है राजपूतान थाना भवन क्षेत्र तक, मैं आपको बता रहा हूं कि शामली जो शामली विधानसभा में 32 से 50% तक मतदान हुआ। 32% मतदान, 32 पॉइंट कुछ जो है बाहुडी का एक बूथ रहा और वो जो है सबसे कम रहा, और जो है फिर 50 से 52, 55 बस इससे ज्यादा है। अगर हम थाना भवन की करें बात तो मिनिमम जो है 36% जाटों का गांव है भैंसवाल, जहां किसान आंदोलन के कारण सबसे पहले रैली जो हुई थी वो जो है भैंसवाल में हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी, और जो है बहुत बड़ी सफल, वहां से एक आंदोलन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत मिली थी। तो वहां पे मतदान होता है मिनिमम 36% एक बूथ पे। ये मैं जाटों के गढ़ की बात कह रहा। मैक्सिमम जो हम थाना भवन विधानसभा में पहुंचते हैं तो वो 43 तक भी पहुंचता है। उसके बाद कैराना में ले जाए तो वो 32 से 54% तक जाता है मिनिमम। मैं मिनिमम मतदान की बात कर रहा हूँ। ये वो बूथ है जो मतलब हिंदू कम्युनिटी के बूथ हैं, चाहे उसमें जाट हो, राजपूत हो, या गुज्जर हो, या दूसरा समाज हो। इसके अलावा अगर हम क्षेत्र के राजपाल जी, गुजरों में भी कैराना क्षेत्र के गुजरों के बारे में ये धारणा थी, और एक मनीष चौहान की वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी हमसे, हम पार्टी से नहीं है। क्या कैराना क्षेत्र में मनीष जी, वीरेंद्र जी का रुख किसके प्रति रहा है? किसको सपोर्ट किया? प्रदीप चौधरी को किया या इकरा हसन को किया? पर्दे के पीछे की अगर मैं बात करूं, जो हमारी कांदला बेल्ट है, जो हमारे एमएलसी हैं बलबीर वीरेंद्र सिंह जी जो है, जी हाँ, उस में जो गुजरों का उत्साह था वो बहुत कम था। और जो हाँ, उन गांवों में, गुजर बेल्ट गांवों में जो मतदान प्रतिशत है वो कम मिला। यहाँ तक कि जसाला जो वीरेंद्र जी का गांव है उसमें भी जो एक अपेक्षा की गई थी बढ़िया मतदान होगा, मतदान से 4 दिन पहले एक समझौता भी हुआ था, जिस बयान की आप बात कर रहे हैं अभी, वो उसी दौरान का बयान था मनीष जी का। तो ये सब चीजें, वो नाराजगी प्रदीप चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो गुजर वोटरों की दूर करने में नाकाम रहे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर था कि मनीष चौहान को जो है टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन भाजपा ने दाव खेला चीटिंग एमपी प्रदीप चौधरी पर। प्रदीप चौधरी, ये वही प्रदीप चौधरी थे जिनके क्षेत्र में कुछ समय पहले गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा हुए थे, और लोगों में एक बड़ी नाराजगी ये थी कि भाई वो जनता के बीच नहीं पहुंचे। वो लोग ऐसे भी थे कि उन्हें पहचान नहीं रहे थे कि हमारे जनप्रतिनिधि सांसद यही है। तो ये बड़ा कारण कह रहे हो राजपाल जी, ये बात तो सभी जगह के लोग कह रहे थे, पूरे कैराना लोकसभा क्षेत्र के, खास तौर से मुजफ्फरनगर शामली जिले में जो है, कि साहब हमने प्रदीप जी का चेहरा नहीं देखा। ये हर गांव में सामान्य शिकायत थी। और इसमें प्रदीप जी का तर्क बताया जा रहा था जब हमारी टीम घूम रही थी, कि प्रदीप जी कहते हैं आपने मुझे वोट तो दी नहीं, मोदी योगी को वोट दिया है, तो मोदी योगी को के नाम पे वोट मिली तो मैं क्यों धक्के खाता फिरूं। बहरहाल अब हम इसको वीडियो को समाप्त करने की तरफ चलते हैं। तो अभिषेक, अब डाटा के हिसाब से बताइए कि कैराना की सीट पर आप किसको एज मान रहे हैं, किसको आगे मान रहे हैं? देखिए, मैं कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी का एज मान रहा हूं। मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए थे, मैं ब्रीफली जल्दी 2 पॉइंट और बता दूं जिस पर आपने चर्चा भी की। दूसरा सबसे 2 मैंने बता दिए थे। तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है प्रदीप चौधरी का के प्रति लोगों में गुस्सा होना, लोगों में रोष होना। और मैंने एक किसी का विरोध करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके खिलाफ कैंपेन ना करके वोट प्रतिशत को घटवा दिया जाए, या एक तरह से इतना उत्साह वोटिंग में ना दिखाया जाए। जिस तरह आपने मनीष चौहान का उदाहरण दिया,
वो पार्टी के कहीं ना कहीं नेता हैं, उनके पिताजी को एमएलसी पार्टी ने बनाया था, वो जाकर के ये नहीं कह सकते थे कि बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ आप प्रचार करो, लेकिन एक तरह से उसको धीमा करना, कहीं ना कहीं ये संदेश देना कि इसमें बहुत बढ़ चढ़कर, बहुत एग्रेसिवली, बहुत उत्साह के साथ मतदान करने की जरूरत नहीं है। और वो कहीं ना कहीं नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट किया, जिस तरह से राजपाल जी ने भी बताया कि उनके गांव में, खासकर गुज्जर डोमिनेटिंग गांव में, वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा। अगला बड़ा फैक्टर है मायावती का कैंडिडेट का प्लेसमेंट। हमेशा से मायावती पर एक आरोप लगा है कि बीजेपी की बी टीम है। आपने देखिए, आप अगर मेरठ सीट की भी बात करें, मेरे हिसाब से 2-3 डेकेड, पिछले 15-20 साल में पहली बार ऐसा हुआ होगा कोई मुस्लिम कैंडिडेट उस सीट पर नहीं था। और उसका कितना बड़ा नुकसान ये बीजेपी को होगा, क्योंकि यूनानिमसली एकमत होकर के वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मुस्लिम समुदाय का वोट पड़ा। तो इन तमाम फैक्टर को अगर कंसोलिडेट कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मैं ये बात मान के चल रहा हूं, समाजवादी पार्टी को एज है। और दूसरा, थोड़ी बहुत जाट समुदाय की या आरएलडी के कोर वोटर की परेशानी मुस्लिम समुदाय से हो सकती थी, लेकिन इकरा हसन ने कोई ऐसा मौका किसी को नहीं दिया, कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं की, कोई कंटेंशियस बयान नहीं दिया। उनके प्रति कहीं ना कहीं हर समुदाय में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। हालांकि उनके भाई के खिलाफ का तमाम चीजें थी, अगर वो चुनाव में होते, लेकिन इकरा का पूरे चुनाव में इनोसेंस वाली एक इमेज रही है जिसका इकरा को लाभ मिला है। बिल्कुल, लोगों ने सोचा पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, विदेश से पढ़ के आई है, और बहुत तमीज से, बहुत तहजीब से सबसे बात की और बहुत अच्छे से वोट मांगा। ऐसा नहीं है कि कोई विवादित बयान दिया, बिल्कुल एक पढ़े लिखे कैंडिडेट की तरह चुनाव में गई और लोगों को वो चीज कहीं ना कहीं पसंद आई। इस वजह से मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस सीट पर समाजवादी पार्टी को है। राजपाल पारवा जी, क्या लगता है आपकी नजर में किसको एज है, कौन जीत रहा है कैराना? अभी मैंने आपको जो है, मैं अभी शेख जी की बात से सहमत हूँ कि यहाँ इकरा बढ़त ले रही है। और एक बड़ा कारण और बता रहा हूँ। अभी मैंने हिंदू बाहुल्य बूथों की बात करी थी कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहा। अब मैं फिर आता हूँ, मुस्लिम बाहुल्य जो बूथ थे वहां 80 से 85% तक मतदान हुआ। और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बूथ थे जहाँ 65 से 70% मतदान हुआ मुस्लिम बाहुल्य में। तो ये भी इशारा कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि भाई जो है यहाँ से इकरा जो है वो बढ़त बना रही है। जी राजपाल जी, हमारे साथ पंकज वालिया भी जुड़े हैं। पंकज जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ आ रही है भाई साहब। नमस्कार रोहिल जी। नमस्कार। नमस्कार। चलिए पंकज जी, आप भी जुड़े हैं। पंकज जी, अब चूंकि समापन की तरफ है, वीडियो काफी देर हो गई है चर्चा करते हुए, आपकी जी नजर में कैराना लोकसभा सीट पर कौन आगे है, कौन जीतने की स्थिति में है? भाई साहब का धन्यवाद, मुझे आपने अपनी वेट में शामिल किया इसके लिए। और मैं अपने राहुल जी से समय निकाला, आप सभी साथियों ने समय निकाला, आप सबका धन्यवाद। नहीं धन्यवाद। मेरा जो आकलन और जो मेरा जो सर्वे मेरे द्वारा किया गया है, उसमें प्रदीप चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी है वर्तमान में, वो ही विजय की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बहुत कारण है। आपने कहा कि समय कम है, तो उसके हिसाब से अच्छा चलिए चलिए कारण एक विपक्षियों ने ये एक अफवाह उड़ाई थी कि ठाकुर समुदाय जो भाजपा को इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसा आपने भी सुना होगा। तो लास्ट टाइम में चुनाव वाले दिन 19 अप्रैल में ये मिथ्या टूट गई। ठाकुरों ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। वो बस खुल के नहीं सामने आए, क्योंकि उनके शीर्ष नेता जो ठाकुर समाज के शीर्ष नेता थे, उन्होंने यहाँ विरोध का जो ऐलान किया था उसको दरकिनार करते चुपचाप उन्होंने वोटिंग की। ये मेरे पास साक्ष्य भी और मुझे इसका मतलब आंखों देखा इसका मेरे पास प्रत्यक्षदर्शी सबूत भी है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, पिछली बार तीन विपक्षी पार्टी कांग्रेस, बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था भाजपा के खिलाफ। जी, भाजपा यानी प्रदीप चौधरी जी के खिलाफ उन्होंने 3 मुख्य पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जी, तो उसमें क्या हुआ कि अब चूंकि परिस्थिति बहुत ज्यादा विपरीत पलट चुकी थी, यानी कि भाजपा प्लस लोकदल। और ये हमारी सीट जो है हमेशा से ही जाटलैंड में आती है। शामली के जो कैराना लोकसभा है, ये जाटलैंड में आती है हमेशा से ही। बागपत और शामली लेकर ही इस बार पंकज जी बड़ा विरोध हुआ कि यहाँ मुजफ्फरनगर में अमित शाह जी आए थे, शाहपुर में, उन्होंने जाटलैंड किया और जाटलैंड कहने की रिएक्शन बड़ी जबरदस्त भाजपा के आधार मतदाताओं में हुई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले संजीव बालियान से बात की थी, उनका वीडियो में यही है। ये सवाल आया कि जाटलैंड को लेकर रिएक्शन भी आई है
अगर जाटलैंड ज्यादा किया गया भाजपा द्वारा तो इसका प्रतिरोध भी अब के भारतीय जनता पार्टी के आधार मतदाताओं में, नाराजगी वोटर में कितनी होगी ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन एक बड़े वर्ग में जाटलैंड बताना, इसको मुस्लिम कहते हैं सबसे ज्यादा हम है, दलित कहते हैं सबसे ज्यादा हम है, अन्य ठाकुर बिरादरी है, गुजर बिरादरी है, कश्यप है, सैनी है, ये भी इस एरिए में बहुत मजबूती है। जी जी आपके हिसाब से आपका मानना ये है कि प्रदीप चौधरी जी को एज है? जी 100% जीतेंगे, 101% जीतेंगे, मेरा जो सर्वेक्षण किया है। राहुल जी पंकज वालिया जी ने तो पहले दोनों पैनलिस्ट की बात को बदल दिया है और बिल्कुल बहुत दावे के साथ 101% का परिणाम आज ही 4 तारीख से पहले घोषित कर दिया। आपका क्या कहना है, कौन जीतेगा 4 तारीख में? देखिए, परिणाम तो 4 जून को होंगे, लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। उन आंकड़ों के हिसाब से एक बार मैं एज किसको है मैं उन आंकड़ों के बाद आपको बताऊंगा और समझ में आएगा आपको। मुझे लगता है करीब 17 लाख के आसपास जो वोटर है, 17 लाख से ज्यादा यहाँ पर, उसमें अगर आप देखेंगे जातियों के हिसाब से जो वोट डला है, उसमें जो हिंदू जातियों की अगर बात करें तो दलित इसमें करीब 2,30,000 के आसपास है। हो सकता है इसमें 10-15 हजार ऊपर या 10-15 हजार नीचे, तो इसको आप इस तरह से मानिए। उधर जाट अगर बात करें तो 1,82,000 के आसपास इस सीट पर जाट है, और यहाँ जो जाट कहे जाते हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ कहे जाते हैं, और यहाँ जाटों का जो मत प्रतिशत है वो कुछ कम पड़ा है पहले 2019 के मुकाबले। लेकिन यहाँ जयंत चौधरी से जाट जो है वो बहुत ज्यादा इसका प्रभाव चुनाव मतदान के दौरान नहीं दिखा। वो जाटों ने यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 10% वोट जो है वो दूसरे पार्टी के यानी समाजवादी पार्टी को जा सकता है, यानी 90% जो वोट डला है उसका 90% यहाँ पर बीजेपी को, प्रदीप चौधरी को डला है, जबकि प्रदीप चौधरी से नाराजगी भी थी, लेकिन वो वोट जयंत चौधरी के नाम पर यहाँ डला। जैसा अभी राज्यपाल बता रहे थे राहुल के काफी जगह ये स्थिति रही कि पोलिंग परसेंटेज जाट का भी डाउन रहा है। मैं पूरी कर लेता हूं अनिल जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मैं पूरी कर लेता हूं, मेरे पास कुछ डाटा है उसको समझने की जरूरत है। दलितों का करीब जो 2,30,000 के आसपास जो अनुमानित एक डाटा है हमारे पास, वो उसमें से आप मान सकते हैं कि 40% जो, जैसे पारवा जी ने कहा कि 40% यहाँ पर मायावती के साथ गया है। जो यहाँ पर दूसरा जो वोट है वो बीजेपी, और कुछ वोट 2% या 5% आप समाजवादी पार्टी को मान सकते हैं, जो उनका पर्सनल वोट है, क्योंकि उनकी पर्सनल छवि पर यहाँ उनके साथ गया है, क्योंकि इकरा हसन को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर था, उसके उनके एंटी कैम्पेन्सी जैसी ऐसी कोई मतलब उनका विरोध या विरोधाभास जैसी कोई चीज नहीं थी, उसमें 5% वोट, इसलिए हम उनको समाजवादी पार्टी को मान सकते हैं। यानी जो बचा हुआ वोट बैंक है वो सिर्फ बीजेपी के पास गया। या कश्यप की बात कर ले तो करीब 1,32,000 के आसपास इस कैराना सीट पर कश्यप है, जो आप उसको आप मानेंगे कि जितना प्रतिशत अगर वोट डला है वो यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में गया है, उसमें से समाजवादी पार्टी का पर्सनल वोट को छोड़ दीजिए तो वो यहाँ पर बीजेपी के पास। सैनी वोट है वो बीजेपी के पास जाए, करीब 1,00,000 वोट में तो राहुल जी डिवीजन देखने को मिला था, और धर्म सिंह सैनी की एक दिन पहले तक नाराजगी थी, उसको लेकर भी ये इफेक्ट हो रहा था। बिल्कुल इफेक्ट एक दिन पहले तक, लेकिन धर्म सिंह सैनी दरअसल उन वोटों को, सैनी वोटरों को एक जगह सहेज नहीं पा रहे थे, और वो उसका फैक्टर दिखाई दिया, क्योंकि सैनी वोटरों में पहले से ही दिख रहा था। लेकिन वो धर्म सिंह सैनी के जैसे ही वो उन्होंने अपना घोषणा की, तो उसके बाद वो जो एक अलग अलग जगह बिखराव था वो बिखराव कम हुआ है, क्योंकि मैंने कहा कि चुनाव 1 बजे से पहले अलग हुआ है, और 1 बजे से 2 बजे के बीच थोड़ा कम, 3 बजे के बीच थोड़ा कम होता है, लेकिन 3 बजे से लेकर जो शाम को चुनाव हुआ है वो अलग तरीके से हुआ है। थोड़ा अगर आप आएंगे हिंदू गुज्जर पे तो करीब 1,28,000 हिंदू गुज्जर है, और वो हिंदू गुज्जर भी जो है वो यहाँ मृगांका सिंह और जो हिंदू गुज्जरों में बड़ी नेता है, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर वीरेंद्र सिंह की, तो वो भी जो है उन वोटों को यहाँ रोकने में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए, जबकि वो टिकट कटने से नाराज थे। देखिए, मैं कहीं ना कहीं उस चीज को मानते हुए आंकड़ों के हिसाब से थोड़ा समझना और समझाना चाह रहा हूँ। ब्राह्मण जो वोट है करीब 67,000 है इस सीट पर, और अब ब्राह्मणों को आप मानिए कि मैं बीजेपी से अलग उनको नहीं मान रहा हूँ। और ठाकुर की जो बात है, ठाकुरों की नाराजगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस ठाकुरों की नाराजगी में, क्योंकि यहाँ करीब 40,000 के आसपास कैराना सीट पर ठाकुर
बताए जाते हैं, जिसमें से जो ठाकुर है, क्योंकि यहाँ श्रीपाल राणा मायावती का कैंडिडेट था, तो उसको यहाँ पर 40% के आसपास दलित पड़ा है, और ठाकुर जो वोट बैंक पड़ा है उसको 80% तक यहाँ पर ठाकुर मिला है, वो उसकी पर्सनल जाति के हिसाब से। तो यहाँ सीधे तौर पर अगर इकरा हसन की हम बात करें तो इकरा हसन को यहाँ पर जो 90% जो है यहाँ पर मुस्लिम वोटर पड़ा है। आप ये भी नहीं मान सकते कि मुस्लिम वोटरों में 5% तक बीजेपी ने सेंधमारी की है, वो भले ही राशन के मुद्दे पर की हो, भले ही वो उन्होंने अपने पर्सनल व्यवसाय के आधार पर की है, तो वो वोट बैंक भी गया है। अगर मैं बात आपके सवाल की मोटे तौर पर आऊं, एज की बात करूं, यहाँ चुनाव में बहुत जबरदस्त टक्कर इसलिए बन गई है क्योंकि मैं शुरुआत में इस चुनाव को मान रहा था कि राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के बीजेपी के एक जगह आने से ये चुनाव जो है एक तरफा होना चाहिए, लेकिन जैसे कहा चुनाव बड़ा फंसा हुआ है। वो चुनाव इसलिए फंसा हुआ है कि 1 बजे तक वो वोट प्रतिशत में बार बार इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि वो यहाँ पर कैराना इकरा हसन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 3 बजे के बाद जो वोट बैंक हुआ है वो हिंदू बूथों पर जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसका फायदा यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी को मिला है, जबकि तमाम नाराजगी थी। लेकिन लास्ट आते आते अगर उत्साह कम था तो वो उसका सीधे बस इतना हुआ है कि लोग वोट डालने नहीं गए हैं, वो जो कहीं थोड़े बहुत नाराज थे, लेकिन वोट प्रतिशत में मतदान के समय जो है वो इतना असर नहीं। तो मेरा सीधे तौर पर ये मानना है कि यहाँ आखिर में जब आप 4 जून को नतीजे देखेंगे तो आते आते आपको बहुत कम मार्जिन से, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां 1 लाख वोटों से या 50,000 वोटों से, बहुत कम मार्जिन से जो है यहाँ पर प्रदीप चौधरी चुनाव इस बार कैराना में जीत सकते हैं। चलिए साहब, हमारे पैनल में भी वही स्थिति है। 4 जून तक हमने सोचा था कि आज अपने दर्शकों को बता दें, 4 जिम्मेदार पत्रकारों को बैठा के, कि शायद कुछ हल निकले, पर स्थिति वो की वही आ गई। यहाँ 2 साथियों ने कहा कि इकरा हसन को एज है, 2 ने कहा कि प्रदीप चौधरी को एज है। प्रदीप चौधरी को पंकज जी ने तो 101% जिताई दिया है, राहुल भी कह रहे हैं पंकज जीत रहे हैं, अभिषेक और राजपाल पारवा इकरा के लिए बढ़त की बात कर रहे हैं। तो चुनाव परिणाम तो अभी भी 50-50 करेंगे। अब तो 4 जून की सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। 4 जून में किसके भाग्य में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन बनेगा कैराना का सांसद, अभी निश्चित रूप से फंसा हुआ मामला है। एज 2 साथियों ने कहा इकरा को है, 2 साथियों ने कहा प्रदीप को है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में सहयोग देने के लिए। धन्यवाद अभिषेक जी, राहुल जी, राजपाल जी और पंकज जी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना शामली के पत्रकार साथियों की राय। 2 पत्रकार साथियों ने कहा इकरा हसन को एज है, 2 ने कहा प्रदीप चौधरी जीतेंगे। एक साथी ने तो स्पष्ट ही कर दिया कि प्रदीप चौधरी ही जीत रहे हैं। दूसरे ने भी संभावना दी कि दोपहर बाद के चुनाव में प्रदीप की स्थिति सुधरी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आपने किसे जिताया, ये तो आपका फैसला है, ईश्वर का फैसला है। 4 जून को आपके सबके सामने आएगा। तब तक करते हैं इंतजार, किसका भाग्य जोर मारता है। क्या इकरा हसन पहली बार एक नई बच्ची संसद में पहुंचेगी, या प्रदीप चौधरी अपनी सभी निष्क्रियता के आरोपों के बाद फिर सौभाग्यशाली होंगे कि दोबारा लोकसभा पहुंचेंगे। रहेगी 4 जून का इस पर नजर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक रॉयल बुलेटिन का चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।